मैं दिसंबर दयाल साइकाचार्य राज्य कोटली। आज हम संघीय सभा की प्रमुख शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से ब्रिटेन के केंद्रीय विधान को संसद कहा जाता है, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के केंद्रीय विधानमंडल को संघीय सभा कहा जाता है। जो देश की व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है, जिसके द्वारा विधायी क्षेत्र से संबंधित कार्य किए जाते हैं। वैसे तो संघीय सभा को विधि निर्माण के क्षेत्र में अनन्य अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वह ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु संस्था नहीं होती है। अर्थात विधि निर्माण के क्षेत्र में मनमाने ढंग से संघीय सभा के द्वारा विधि निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी विधायी शक्ति पर दो ऐसे महत्वपूर्ण नियंत्रण होते हैं। पहला नियंत्रण होता है संघात्मक शासन पद्धति, अर्थात स्विस संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। विधि निर्माण से संबंधित जो विषय होते हैं उनका विभाजन 3 प्रकार की सूचियों के आधार किया गया है: संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इस प्रकार के जो संघीय क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जो विषय होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, इस प्रकार के विषयों को संघीय क्षेत्राधिकार में रखा गया है, अर्थात केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। इसलिए संघीय सभा के द्वारा केवल संघीय क्षेत्राधिकार से संबंधित विषयों के बारे में ही विधि निर्माण का कार्य किया जा सकता है, बल्कि जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उनके बारे में भी संघीय सरकार के द्वारा संघीय सभा के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जा सकता है। लेकिन राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस प्रकार के विषयों के बारे में केवल केंद्रीय सरकार के द्वारा ही विधि निर्माण का काम किया जा सकता है। लेकिन स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां तक स्विस जनता और केंद्र के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, वहां तक सर्वोच्च राज्यमंडल की शक्ति का प्रयोग संघीय सभा के द्वारा किया जाएगा। तो कहने वाला यह था कि जब स्विस संघीय सभा की तुलना विधायी क्षेत्र में ब्रिटिश संसद के द्वारा की जाती है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद विधि निर्माण के क्षेत्र में संघीय सभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। उसे अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की वैधता व्यवस्था की जांच किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा नहीं की जा सकती है। अर्थात लैक ऑफ जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था का भाव पाया जाता है, वहां पर न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था का भाव पाया जाता है। जिस कारण से ब्रिटेन में, जिस कारण से भारत में और अमेरिका में और जापान में यदि विधायी संस्था के द्वारा, यदि संसद के द्वारा, देश के व्यवस्थापक के द्वारा मनमाने ढंग से यदि कानून बनाने का प्रयास किया जाता है, तो इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। न्यायालय के दृष्टि में जो कानून संविधान किसी धारा के प्रतिकूल होते हैं, न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जाता है, उसे निरस्त किया जाता है और रद्द घोषित किया जाता है, जिसे न्यायिक प्रमाण का कहा जाता है। यद्यपि स्विट्जरलैंड में आंशिक न्यायिक प्रमाण की व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात केवल संघीय सरकार के द्वारा निर्मित कानून की व्यवस्था की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। केवल केंद्रों के द्वारा निर्मित कानून की व्यवस्था की जांच संघीय जो न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। अर्थात न्यायालय की दृष्टि में केंद्र के द्वारा निर्मित कोई कानून यदि संविधान की धारा के प्रतिकूल होता है, तो इस प्रकार के कानून को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन संघ सरकार के द्वारा, संघीय सभा के द्वारा बनाई गई इसी विषय की व्यवस्था की जांच संघीय न्यायाधिकरण के द्वारा नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में आंशिक न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था पाई जाती है। तो आइए आज बात करते हैं संघीय सभा को ब्रिटिश संविधान की भांति की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि स्विस संविधान के द्वारा संघीय सभा को व्यापक अधिकार शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनका वर्णन आग्रह के बिंदु के अंदर किया जा सकता है। सबसे पहली बात करते हैं विधायी क्षेत्र में संघीय सभा को विधि निर्माण के क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन संघीय सभा विधि निर्माण के क्षेत्र में उसे अंतिम शक्ति, उसे अंतिम पावर प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जनमत संग्रह के द्वारा अंतिम जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, वह जनता के पास होती है। संघीय सभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है, जब तक जनमत संग्रह के द्वारा जनता का समर्थन बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है, अर्थात मतदाताओं को बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है, जनमत संग्रह के द्वारा जनता को अधिकार प्राप्त होता है कि संघीय सभा के द्वारा पारित किए गए विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। यदि जनमत संग्रह के द्वारा इस प्रकार के विधेयक को स्वीकार कर देता है, तो वह विधेयक स्वतः ही रद्द हो जाता है। तो कहने वाला यह था कि संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के बारे में विधि निर्माण करने का कार्य, कानून बनाने का काम संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। कई बार समवर्ती सूची इस कार्य के विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और राज्य स्थानीय महत्व के होते हैं। इन सभी विषयों के बारे में, समवर्ती सूची के विषयों के बारे में भी संघीय सभा के द्वारा आवश्यक कानून बनाए जा सकते हैं, नियमों का निर्माण किया जाता है। संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन का, उनके भत्तों का और उनकी सेवा के शर्तों से संबंधित जो नियम होते हैं, उनका निर्माण भी संघीय सभा के द्वारा किया
जाता है। कई बार संघीय सभा के द्वारा विभिन्न विभागों के जो निर्माण से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं और अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो संघीय सभा के द्वारा कई बार जनमत संग्रह की व्यवस्था से बचने के लिए, जनमत संग्रह की जो कठिनाई होती है उससे बचने के लिए अध्यादेश जारी किए जाते हैं, अध्यादेश जारी किए जाते हैं। इस प्रकार के अध्यादेशों में जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये था कि संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाला कोई भी विषय जिसके बारे में संघीय सभा के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, और राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनके बारे में केंद्र के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इस प्रकार के विषयों के बारे में न केवल केंद्र की द्वारा विधेयक का काम किया जा सकता है बल्कि संघीय सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन संवर्ती सूची के किसी भी विषय के बारे में जब संघीय सभा के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो संघीय सभा के द्वारा बनाए गए कानून वैध माना जाता है, केंद्र के द्वारा बनाए कानून से वैध माना जाता है। तो कहने का यह था कि व्यापक विधि निर्माण के क्षेत्र में संघीय सभा के द्वारा न केवल पुराने कानून को संशोधित किया जाता है बल्कि उनके साथ नए कानून भी बनाए जा सकते हैं। संघीय क्षेत्राधिकारियों के कार्यभार के बारे में उनको कंट्रोल करने के लिए उनके वेतन भत्तों के, उनकी सेवा शुल्क के नियमों का निर्माण भी संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात करते हैं प्रशासकीय शक्तियां। यद्यपि संघीय सभा देश की संसद होती है, देश की व्यवस्थापिका होती है, इसका प्रमुख कार्य केवल विधायी कार्य होता है अर्थात विधि निर्माण से संबंधित काम होता है, लेकिन सूर्य संस्थान के द्वारा संघीय सभा को न केवल विधायी शक्तियां प्रदान की गई है बल्कि उसे प्रशासकीय शक्तियां भी प्रदान की गई है जिनका वर्णन अग्रांकित बिंदु के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। संघीय सभा के द्वारा संघीय परिषद के सदस्यों और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। संघीय सभा के द्वारा अपने संयुक्त अधिवेशन में संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और जब देश में युद्ध की स्थिति हो या युद्ध की आशंका को लेकर के राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो तो सर्वोच्च सेनापति का निर्वाचन करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो देश के जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होते हैं, संघीय क्षेत्राधिकार के कार्य करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उनकी सेवा संबंध से जुड़े सभी प्रकार के कानून संघीय सभा के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगली बात करते हैं संघीय परिषद पर नियंत्रण। यद्यपि जो देश की जो संघीय परिषद होती है देश की कार्यपालिका होती है, संघीय परिषद पर भी संघीय सभा का एक प्रभावशाली कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। संघीय परिषद व्यक्तिगत रूप से संघीय सभा के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है, अर्थात जब भी संघीय परिषद के द्वारा किसी प्रकार के नियम का क्रियान्वयन किया जाता है, किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो उसकी सबसे प्रायोरिटी संघीय सभा से ही लेनी होती है। संघीय सभा के द्वारा संघीय परिषद के द्वारा वार्षिक जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो विभाग होते हैं, उनसे संबंधित कार्यों का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिसे संघीय सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवर्ष जो देश की जो कार्यपालिका होती है, जो संघीय परिषद होती है, उसके द्वारा विभिन्न विभाग, सभी प्रकार के विभागों से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो वार्षिक जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है उसका संघीय सभा के द्वारा केवल विचार किया जाता है बल्कि संघीय सभा के दौरान की जांच पड़ताल की जाती है, और संघीय सभा की दृष्टि में यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो भविष्य में इस प्रकार से संघीय परिषद को निर्देश दिए जाते हैं जिनकी अनुपालना करनी अति आवश्यक माना जाता है। यदि संघीय सभा के द्वारा दिए गए आदेशों की, निर्देशों की संघीय परिषद द्वारा अवहेलना की जाती है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से अनुशासन कार्रवाई करने का भी अधिकार संघीय सभा के पास होता है, इसलिए उस पर बहुत प्रकार का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। अगली बात करते हैं केंद्रों से संबंधित शक्तियां। यद्यपि श्री संस्थान के द्वारा संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के आधार पर विधि निर्माण के क्षेत्र का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्रों से संबंधित उनमें शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वह इसके द्वारा नियत की जाती है, संघीय सभा के द्वारा नियत की जाती है। तो कहने का यह था कि जब भी किसी केंद्र की सरकार के द्वारा कोई नया कानून बन जाता है, इस प्रकार के कानून की जांच पड़ताल करने का काम भी संघीय सभा के द्वारा किया जाता है, अर्थात कोई भी केंद्र के द्वारा निर्मित कानून जब तक प्रभावी नहीं हो सकता है जब तक संघीय सभा की अनुमति प्राप्त हो जाती है, अर्थात संघीय सभा के द्वारा सरकार के बनाए गए कानून का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो कहने का यह था कि संघीय परिषद से प्रशासकीय नीतियों के बारे में, विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में संघीय सभा के सदस्य के द्वारा न केवल प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि उन्हें आंसू से संघीय परिषद को उसका जवाब देना ही होता है। तो कहने का यह था कि केंद्र में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में दायित्व होता है, और संघीय क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जिस प्रकार के विषय होते हैं, जो केंद्र से रिलेटेड जो उनके अधिकार होते हैं, सब प्रकार के अधिकार को सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उन अधिकारों को बनाए रखना, यह भी संघीय सभा की दायित्व माना जाता है, उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। अगली बात करते हैं वैदेशिक संबंधों में शक्तियां, अर्थात परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में यद्यपि अन्य राष्ट्र के साथ जिस प्रकार की द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जो संधियां की जाती हैं, जो समझौते किए जाते हैं, ये सभी संधियां संघीय परिषद के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन संघीय परिषद के द्वारा किसी भी राष्ट्र के साथ जो संधि की जाती है, जो समझौता किया जाता है, वह जब तक व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सकता है
जब तक वह लागू नहीं हो सकता है जब तक संघीय सभा का उससे अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे राष्ट्र के साथ जो संख्या की जाती है, इन सबके अनुमान, उनका मूल्यांकन विश्लेषण करने का जो काम होता है वह संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। तो कहने वाला ये था कि जब एक कैंडिडेट के द्वारा अन्य कैंडिडेट के साथ जो समझौते किए जाते हैं, अन्य राज्यों के साथ कई द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो व्यापारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, उन सबकी जांच पड़ताल करने का काम भी संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। संघीय सभा के दृष्टि में यदि किसी दूसरे राज्य के साथ, किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ जो समझौता किया जाता है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होती है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। तो कहने वाला ये था कि अन्य राष्ट्र में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पॉलिटिकल एम्बेसडर में की जाती है, राजदूतों में की जाती है, इन राजदूत की नियुक्ति से संपूर्ण जो कार्रवाई करती है वो संघीय सभा की तरफ जाती है। यदि इस की कार्रवाई संघीय परिषद करती है, लेकिन वो संघीय सभा के अनुमोदन से करती है, संघीय सभा की अनुमति से ही करती है। अन्य देशों में राजदूतों के वेतन भत्तों के नियमों का निर्धारण करने का काम भी संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। अगली बात करते हैं न्यायिक शक्ति। यद्यपि देश में एक संघीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, उन सदस्य की नियुक्ति की जाती है, उनको भी संघीय सभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है और उनके अध्यक्ष होता है, उनकी नियुक्ति भी संघीय सभा के द्वारा की जाती है। तो कहने लगे था कि न्यायिक क्षेत्र में संघीय न्यायाधिकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, अर्थात उसे मृत्युदंड दिया जाता है, तो संघीय सभा के द्वारा उस सजाप्राप्त व्यक्ति की सजा को बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, मृत्युदंड के स्थान पर उसे या तो माफ किया जा सकता है या उसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है। कहने में यह था कि संघीय परिषद के द्वारा जितने भी प्रशासकीय जो कानून होते हैं, उन कानून के द्वारा जो निर्णय देते हैं, इस प्रकार के निर्णय की अपील भी संघीय सभा की द्वारा सुनी जाती है। तो इस प्रकार से संघीय क्षेत्राधिकार में कार्यरत जो अधिकारी होते हैं, उनके कार्य व्यवहार को लेकर उनके डिपार्टमेंट्स के संबंधित जो भी जनता के द्वारा ये कानून सरकार के द्वारा जो भी कंप्लेंट की जाती है, जो भी शिकायतें की जाती है, इन शिकायतों की जांच पड़ताल सुनने का काम भी संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। अगली बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र। प्रतिवर्ष संघीय सभा के द्वारा संघीय क्षेत्राधिकार से संबंधित पूरे राष्ट्र के लिए एक वित्त विधेयक को पारित किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, अर्थात संघीय सभा के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कुल राजस्व का कितना किस मदों में व्यय किया जाएगा, कुल किस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, संघीय सभा के द्वारा ही न केवल नए कर लगाए जाते हैं बल्कि पुराने करों को समाप्त भी किया जाता है। और अंतिम शक्ति की बात करते हैं संविधान में संशोधन से संबंधित शक्ति। जिस प्रकार से अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड की जो पार्लियामेंट होती है, जो देश की जो संसद होती है, अर्थात जो संघीय सभा होती है, इसके द्वारा संविधान में आंशिक और पूर्ण संशोधन किए जाते हैं। यदि संविधान में संशोधन से संबंधित भी काम किए जाते हैं, ये जनमत संग्रह के आधार किए जाते हैं, जनता की राय के आधार किए जाते हैं। तो कहने में लगे था कि संविधान के द्वारा संघीय सभा को व्यापक अधिकार संज्ञा प्रदान की गई है। धन्यवाद। आज के लिए बाकी